हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, सदा खुश रहिए। माई सेल्फ JVN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विभिन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट मॉडल। इस टॉपिक के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे हम। The entire economic premise of the classical economics was based on the assumption of full employment of labor and other economic resources. जो क्लासिकल थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी है एम्प्लॉयमेंट की, इसमें जो इकोनॉमिस्ट थे क्लासिकल, उन्होंने कहा है कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो अजम्पशन रखी है, उन्होंने कहा है लेबर एंड अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज, फुल एम्प्लॉयमेंट है लेबर के लिए और अदर इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उनके लिए अजम्पशन थी इनकी। They were of the opinion that the economy operates in the stable equilibrium situation in the long run, and any deviation thereto was regarded as abnormal. Along with that, they also made an assumption of perfect competition. जो इन्होंने एक और अजम्पशन ली थी, फ्री परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट इज फ्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज इन लॉन्ग रन। ये जो इन्होंने क्लासिकल थ्योरी है, इसके अजम्पशंस है ये। हियर फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन द टोटल एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बट देयर कैन बी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ टेम्परेरी नेचर ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये जो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट थे, ये कहते हैं कि जो फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के अजम्पशन माने थे कि परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होनी चाहिए, फ्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी होनी चाहिए, कभी भी आज कोई भी चीज़ आ सकती है, मतलब फ्री होना चाहिए हर चीज़ कि कोई किसी तरीके से बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए। और जो रिसोर्सेज है लॉन्ग रन में, उनका रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, यूज होना चाहिए। और इन्होंने नेक्स्ट बात कही है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट होता, हाँ, लेकिन सीजनल और टेम्परेरी नेचर का एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। मतलब कुछ लोग सीजन के बेस पर और टेम्परेरी नेचर के आधार पर, तो उसके आधार पर बेरोजगार हो सकता है वो। Assumption of the classical theory of income and employment, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होनी चाहिए, वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब वेजेज की जो प्राइस है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, होता चेंजेबल होनी चाहिए वो। नेक्स्ट होमोजेनियस लेबर है वो एक समान ही होना होगा, इसके अलावा जो लेबर है वो समान होगा, और लेबर में जो उसके स्किल्स होंगे, सेमी स्किल्स, अनस्किल्ड, स्किल्ड, ऐसे कोई नहीं हो जो जितनी भी स्किल्स है सबके पास एक जैसी ही स्किल है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट स्टॉक ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जैसी टेक्नोलॉजी है वैसी ही रहेगी। लेजिस्फेयर इकोनॉमी, मतलब लेजिस्फेयर मीन्स फ्री इकोनॉमी होगी जिसमें किसी तरीके से बाउंडेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं होंगे। ऑल द यूनिट्स प्रोड्यूस आर सोल्ड इन द मार्केट, जितने भी यूनिट्स होंगी वो सब की सब मार्केट में बिक जाएंगी। ये इनके अजम्पशंस थे। इसमें एक लॉ है, से का लॉ, जो क्लासिकल थ्योरी थी इसमें से का लॉ है एक, तो वो क्या कहते हैं, से लॉ ऑफ मार्केट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। से का लॉ था, इन्होंने इसका सीधे से एक बात है, सब इस पूरे का पूरा जो इन्होंने लॉ दिया था उसका पूरा एक लॉ कहते हैं कि जो सप्लाई है उसकी जो डिमांड होती है वो खुद अपनी ऑन डिमांड्स क्रिएट करती है। जेबी से ए फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ऑफ 19th century stated that supply creates its own demand. This appears to be simple proposition but has had many different meanings and many sets of reasoning. According to this concept, whenever any product is produced, the demand of that product is also simultaneously generated on account of the or through the process of payment or remuneration to the factors of production.
जो डिमांड होती है प्रोडक्ट की वो साइमल्टेनियसली जनरली जनरेट होती है, और जो डिमांड होती है वो अपने आप उसकी जो सप्लाई होती है प्रोडक्ट प्रोसेस ऑफ पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्रोसेस का जो पेमेंट है, पेमेंट और रेम्यूनरेशन, ये सब चीज़ें हैं जो डिमांड होगी प्रोडक्ट की वो सप्लाई के अकॉर्डिंग अपने आप होगी. In other words, every outputs produced result in an equivalent demand being generated, which leads to itself so that there is no surplus output or overproduction. कोई सरप्लस नहीं होगा, जो प्रोडक्शन होगा वो सब का सब बिक जाएगा, जितनी सप्लाई होगी उतना ही डिमांड होगा. ये बात कही है से ने JB ने. से लॉ इज एप्लीकेबल बोथ इन वाटर इकोनॉमी एंड द मनी इकोनॉमी. वाटर इकोनॉमी मीन्स ऐसी इकोनॉमी जिसमें गुड्स या सर्विसेज गुड्स एक्सचेंज के थ्रू, एक्सचेंज जो इकोनॉमी होती है, एक्सचेंज किसी चीज़ के एक्सचेंज करके काम चलाते हैं जैसे, और मनी इकोनॉमी जिसमें पैसे के बदले चीज़ें ली जाती है. तो ये दोनों चीज़ों में एप्लीकेबल है. अजम्पशन अंडर से लॉज ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का ऑप्टिमम एलोकेशन होना चाहिए. सेकंड, परफेक्ट इक्विलिब्रियम होना चाहिए, मतलब परफेक्ट कंपटीशन. जो परफेक्ट इक्विलिब्रियम मीन्स जो इक्विलिब्रियम होगा डिमांड और सप्लाई का वो इक्विलिब्रियम परफेक्ट होना चाहिए. नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन होनी चाहिए. परफेक्ट कंपटीशन आपने मार्केट पढ़ा होगा, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के ऊपर डिस्कस किए होंगे आपने 12th में, बीकॉम इसमें आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कभी पढ़ी होगी, ज़रूर पढ़ी होगी माइक्रो, तो उसमें परफेक्ट कंपटीशन आता है. तो उसमें ये सारी चीज़ें देखी होंगी. मार्केट इकनॉमी होनी चाहिए. एंड लेजिस्फेयर पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के द्वारा लेजिस्फेयर पॉलिसी होनी चाहिए, मतलब किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए, बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए. इलास्टिक मार्केट होना चाहिए. नेक्स्ट इज मार्केट ऑटोमेटिज्म होनी चाहिए. मार्केट में ऑटोमेटिज्म होनी चाहिए, मतलब और मार्केट में हर चीज़ तकनीकी रूप से काम करना चाहिए. सर्कुलर फ्लो होना चाहिए. सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्विलिटी होनी चाहिए. लॉन्ग टर्म कंसेप्ट होना चाहिए. अब हम बात करें सेज लॉ इन वाटर इकोनॉमी. वाटर इकोनॉमी में कैसे काम करेगा. इन वाटर इकोनॉमी द प्रोड्यूसर अंडरटेक टू प्रोड्यूस द गुड्स ईदर टू कंज्यूम और टू एक्सचेंज देम फॉर अदर गुड्स विच दे नीड फॉर कंजप्शन. जो वाटर इकोनॉमी है इसमें प्रोडक्शन, जो प्रोड्यूसर होंगे वो प्रोडक्शन, जो गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे उनका जो कंज्यूम होगा वो एक्सचेंज के थ्रू होगा. कंज्यूम कर लेंगे या फिर उसके एक्सचेंज के थ्रू जो भी गुड्स सर्विसेज होंगी, कंजप्शन की जो जैसे जैसे ज़रूरत है गुड्स की उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज होगा. इन एनी केस दे क्रिएट ए डिमांड फॉर गुड्स विच is equal to the supply of goods they have produced. It is production which creates market for goods. No sooner a product is created for that instant, it afford a market for other product to full extend to its value. Thus a producer himself become a consumer for his own product or somebody else product. देखो इसमें जो सेज के लॉ में वाटर इकोनॉमी क्या होगा, प्रोड्यूसर होगा उसको हमें भी उसको भी क्या नाम है, गुड्स एंड सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी. कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसको रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा, कुछ अपने उसको ऐसा तो नहीं है कि पैसा दे दिया इसमें, क्योंकि इसमें जो ट्रांजैक्शन होंगे वो एक्सचेंज के थ्रू होंगे. एक्सचेंज मतलब कि जो भी पैसा चेंज हो रहा है कैश में हो रहा है कि कैसे क्या हो रहा है, ऐसा नहीं होगा. कोई भी मतलब वस्तु के बदले में वस्तु दी जा रही है. तो रॉ मटेरियल लेने के लिए कंज्यूमर वो प्रोड्यूसर को कंज्यूमर से गुड्स देनी पड़ेंगी, तो गुड्स इसमें ऐसा कंज्यूम होता है. तो जो प्रोड्यूसर होता है वो भी कंज्यूमर होता है इसमें. इन द वर्ड ऑफ J.S. मिल द सेलर आर इनवाइटेबली एंड बाय द मीनिंग ऑफ द वर्ड बायर. बाय जो सेलर होता है वो बायर होगा, बायर जो बायर होगा वो एक टाइम सेलर भी होता है, ऐसा होता है इसमें. और मनी इकोनॉमी में से के लॉ की बात करें, इन मनी इकोनॉमी पीपल रिसीव मनी इन एक्सचेंज ऑफ द गुड्स दैट दे हैव प्रोड्यूस. दिस implies that the supply of product through the process of production
generate necessary income occurring to the factor of production in the form of rent, wages, interest and profit to demand the goods produced so that an equivalent demand is created in accordance with the supply. So we can say that the main source of demand is flow of income generated from the process of production itself. जो से का लॉ है इसमें जो सप्लाई है प्रोडक्ट्स की, वो सप्लाई किसके थ्रू जनरेट होगी, इनकम के जनरेट, इसमें इनकम हो रही है, जो वेजेज है कस्टम मजदूर को, लेबर को वेजेज मिल रहा है एंड कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिल रहा है, लैंड पर रेंट मिल रहा है, ये सब पैसे के बदले में होता है इसमें। तो पैसे की जो प्रोडक्ट की जो सप्लाई होगी, सप्लाई से का नियम है सप्लाई इट्स क्रिएट इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड मीन्स सप्लाई खुद की जो मांग होती है खुद क्रिएट करती है। तो इसमें क्रिएट कौन कर रहा है, इनकम के थ्रू जो सप्लाई हो रही है, सप्लाई डिमांड किस थ्रू हो रही है, इनकम के थ्रू। तो सप्लाई तो अगर इनकम होगी, प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे पास इनकम होती रहे, हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने आप ही ज़रूरत के अकॉर्डिंग हर चीज़ ले आते हैं। तो सप्लाई अपने आप, प्रोडक्ट की सप्लाई होगी तो अपने आप उसको लोग खरीदेंगे। However, in money economy, people may not spend all the money income that they have received. They may decide to save a part of their income. लेकिन पीपल क्या करते हैं इस मनी इकोनॉमी में, जो अपने इकोनॉमी का जो भी इनके पास जो भी इनकम रिसीव होती है उसके पूरे पार्ट को खर्च नहीं करते ये, जो भी अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट ले लिए, अब सप्लाई हो गई सब, और जो बाकी जो उसकी इनकम होती है उसको सेव करने की कोशिश करते हैं। According to classical writers, the interest rate mechanism would ensure the conversion of saving into investment to ensure full employment. जो इंटरेस्ट रेट होगी, अगर सेविंग ज़्यादा है तो इंटरेस्ट रेट कम, अगर सेविंग कम हुई तो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये फुल जो इंटरेस्ट रेट है यहाँ, तो फुल एम्प्लॉयमेंट की जो मैकेनिज्म है अपना, फुल एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन बताइए, इस फुल एम्प्लॉयमेंट को इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग डील होगी यहाँ। ओके, इफ पीपल डिसाइड टू सेव मोर देन बिफोर, टोटल सेविंग इन द इकोनॉमी वुड इंक्रीज लीडिंग टू फॉल द इंटरेस्ट रेट्स। अगर सेविंग में इंक्रीज हुआ तो इंटरेस्ट रेट कम हुई, विच वुड एनकरेज एंटरप्रेन्योर टू इन्वेस्ट मोर। तो जो अगर सेविंग ज़्यादा हो गई, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिलेगा फिर। The investment will increase it till it become equal to total saving. जो इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा तो टोटल सेविंग भी बढ़ने लग जाएगी और दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो द इनकम नॉट स्पेंड फॉर कंजप्शन गुड्स वुड बी स्पेंड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर्स। अब मैं बात करूँ, देखो हमने जो से के लॉ में कहा है, JB से ने कहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, और इन्होंने सप्लाई के बेसिस पर फुल एम्प्लॉयमेंट बताया। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो इनकम वो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और सेविंग कम हुई तो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाएगा। इस तरीके से जो एक फैक्टर तो बताया है इन्होंने, इनकम के बेसिस पे सप्लाई हो रही है और सप्लाई होने के बाद फुल एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। सब जितना भी है परफेक्ट कॉम्पिटिशन की स्थिति में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सब बिक रहा है, ठीक है। दूसरा इन्होंने एक बात बताई, जितना भी सेविंग है, सेविंग अगर ज़्यादा से इनकम हो रही है पूरा, ये फिर दूसरी बात कहते हैं, अगर इनकम हम एक कंडीशन में ऐसी आती है कि जिसमें हम पूरी इनकम को खर्च नहीं करके कुछ पार्ट ही खर्च करते हैं और बाकी का सेविंग करते हैं, तो सेविंग की करने की कंडीशन में हमारे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कम हो जाती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, इससे इक्विलिब्रियम होता है। ओके बच्चों, इसी तरीके से अगर सेविंग कम हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन, इसी तरह से एक दिन सेविंग बढ़ती जाएगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाएगा तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ख़त्म होती जाएगी। तो वापस से सेविंग प्रोडक्ट्स की सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो फिर सब सेविंग वगैरह कम होंगे, सप्लाई तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा। तो ये था से का नियम।
से का नियम में इन्होंने बोला फुल एम्प्लॉयमेंट होगा फुल इसमें, और जितना भी लॉ है अब हम बात करें से के जो लॉ है उसके क्रिटिसिज्म की क्या आलोचना है। द अजम्पशन ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अनरियलिस्टिक। जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहीं मिलता ही नहीं है, मार्केट में कहीं अवेलेबल ही नहीं होता है, इस वजह से। दूसरा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर नॉट कंटिन्यूस प्रोसेस। सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। ज़रूरी नहीं हम सेविंग भी करें इन्वेस्टमेंट भी करें। सेविंग हो गई, ज़रूरी थोड़ी उसको इन्वेस्टमेंट करना है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया तो हमारा ज़रूरी थोड़ी हमारे पास सेविंग हो, ऐसा भी तो होता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड नॉट स्लोली ऑन द चेंज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से इन्वेस्टमेंट में चेंजेस नहीं होते, ना बढ़ता है ना कम होता है। ये केवल मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल होती है, उसकी वजह से इसमें चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू किन्स इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड एट एनी लेवल बिलो द फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल्सो। जो फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन वो किसी भी उसमें भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें प्राइस इंटरेस्ट की वजह से ही इक्विलिब्रियम हो। इक्विलिब्रियम की जो है तो उसकी जो सिचुएशन होगी फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑल्सो, ये गलत है। फुल एम्प्लॉयमेंट होता ही नहीं है कहीं ऐसा। ओके बच्चों, आज हमने से के नियम के ऊपर डिस्कस किया, लॉ ऑफ सेज लॉ के ऊपर डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे बच्चों। थैंक यू, एन्जॉय योर डे।